तो हेलो गाइस, वेलकम टू राजीव क्लासेस। आज ये जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है और ऑप्टिक्स का ये सबसे ऐसा मतलब इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। ख़ास करके जेई एडवांस और मेंस और नीट में भी हर अल्टरनेटिव ईयर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ज़्यादातर बच्चे को ये बात नहीं पता होता है प्रॉपर वे में कि जहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सपोज़ करो कि मेरे पास ये मीडियम है, एयर और आपका वाटर का मीडियम है। ये मैंने वाटर ले लिया, ये मीडियम है, आपका वाटर वाला मीडियम है और ये आपका एयर वाला मीडियम है। तो आपको ये पता है कि ये डेंसर मीडियम है, जहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होगा वो डेंसर मीडियम होगा, जहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा रेयर मीडियम होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये पता है, डेट इज़ 1। और यहाँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है 4/3। चलिए, तो सपोज करो लाइट रे अगर वाटर से एयर में जाएगा, ठीक है, वाटर से एयर में जाएगा, तो आपको ये पता है कि डेंसर से अगर रेयर मीडियम में लाइट रे जाता है तो क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या करता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल ये बेंड करता है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सबको पता है, कोई ऑब्जेक्शन यहाँ नहीं है। बट आपको ये पता है ये, अच्छा चलिए हम पहले बेसिक चीज डील कर लेते हैं हम लोग कि ये आपको ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्रैक्टेड आपका एंगल है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। तो डेंसर से रेयर में लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है। अभी सोचो ध्यान से कि यहाँ एक लाइट रे रिफ्रैक्शन कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा होगा, आपका साथ में रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। क्या कर रहा होगा, यहाँ आपका रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा, यहाँ आपका रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। मतलब रिफ्रैक्शन के साथ साथ हमेशा रिफ्लेक्शन भी होता है। लेकिन सपोज करो कि आप ये आई वाले एंगल को आप बढ़ा रहे हो, तो आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा आर? स्नेल्स लॉ आपके पता है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू आपका क्या, साइन आर। ठीक है, इसका मतलब आई बढ़ेगा तो आर को भी बढ़ना होगा। तो इसका मतलब सपोज करो अब जो लाइट रे है वो आप क्या कर रहे हो, किसी और एंगल पे आप इंसिडेंट करवा रहे हो। अब क्या होगा, जैसे ही आप आई बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे और आपका टुवार्ड क्या होगा, टुवार्ड आपका इंटरफेस बेंड करेगा। मतलब ये एंगल क्या होगा और आपका बढ़ेगा। अभी सपोज करो एक ऐसा एंगल आया, एक ऐसा एंगल आया जिस एंगल पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पूरी तरह क्या हो जाए, ग्रेज कर जाए। पूरी तरह क्या करे, ग्रेज करे, पूरी तरह ग्रेज कर जाए, पूरी तरह क्या हो आपका, ग्रेज कर जाए, पूरी तरह आपका ग्रेज कर जाए। मतलब ये 90 डिग्री बना रहा हो, क्या कर 90 डिग्री बना रहा होगा। अब इससे बड़ा जैसे ही आप एंगल अगर इंसिडेंट करवाते हो, इससे ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करवाते हो तो पूरी तरह क्या कर रहा है कि ये इसी मीडियम में वापस आ जा रहा है। मतलब अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, अब टोटली रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये जो पूरा फेनोमेना है हम इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग इसको बोलते हैं। तो सपोज करो ये जो एंगल है, जिस एंगल पे पूरी तरह ये ग्रेज कर गया, ये इंटरफेस पे ग्रेज कर गया, वो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो आपके लिए मैंने एक डायग्राम भी दिखा रखा है इन फॉर्म ऑफ इमेज। तो आप देखो ध्यान से, ये जो पार्टिकुलर एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस एंगल पे क्या होगा, पूरी तरह ये ग्रेज कर जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बड़ा एंगल पे आप अगर इंसिडेंट करवाते हो लाइट रे को तो वो क्या करेगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग को पता करना है कि सर ये जो एंगल हुआ क्रिटिकल एंगल, उसका वैल्यू क्या होगा। तो चलो हम वैल्यू पता करते हैं। उसके लिए अगेन हम लोग रे डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये रे लाइट हो गया और ये आपका नॉर्मल बना देते हैं। ठीक है, और ये आपका ग्रेजिंग रे बना देते हैं, ये इंसिडेंट रे। ठीक है,
ये एंगल पकड़ लेते क्रिटिकल एंगल, और ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री होगा, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्रेजिंग रे हो गया। चलिए ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। ये आपको पता है डेंसर मीडियम, और ये पता है रेयर में, तो म्यू आर मान लिए, म्यू डी मान लिए। म्यू डी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादा डेंस होगा मतलब वहाँ स्पीड कम होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो स्पीड कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ ज़्यादा होगा। और एक बात यहाँ और ऑब्जर्व करने वाली बात है कि TIR हमेशा कब होगा, जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगा तभी ये पॉसिबल है। पूछो क्यों, तभी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। अगर रेयर टू डेंसर होता तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करता, तो कभी भी ये एंगल 90 डिग्री नहीं बना पाता विद द नॉर्मल। चलो ठीक है, तो ये नॉर्मल है, लिख देते हैं। चलो, तो मुझे क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, तो क्या मैं बोलूँ, म्यू डी इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू क्या हुआ, म्यू आर इंटू साइन 90। आपको पता है साइन 90 क्या हो गया, 1। तो साइन थीटा सी का वैल्यू क्या हो गया, म्यू आर बाई म्यू डी हो गया। तो थीटा सी का वैल्यू क्या आ गया, साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी। ठीक है, समझ गए। अभी एक बात हमेशा याद रखो, इसको याद करने का तरीका, कि छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होगा और बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे होगा, क्योंकि साइन के अंदर हमेशा वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स, उसके अंदर जो डोमेन होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। इसका मतलब हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होगा और बड़ा वाला नीचे होगा। जैसे सपोज करें कि मान लीजिए आपके पास एक, आपका सपोज करो एक प्रिज्म है, सपोज करो कि एक प्रिज्म है, और उस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज करो उस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 है। सपोज करो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, √2 है। तो √2 है, और मेरे पास एक लाइट रे आ रहा है, एक लाइट रे आ रहा है, और नॉर्मल के साथ मान लीजिए आई एंगल बना रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो मुझे पता करना कि आई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जिसके लिए लाइट रे बाहर ना इमर्ज करे। तो आपको ही पता है कि जब ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगा तो उस समय ये ग्रेज कर जाएगा, और उससे थोड़ा सा भी वैल्यू बड़ा रहेगा तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। तो हम पता करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल आपको ही पता है क्या होना चाहिए, थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी। तो म्यू आर का वैल्यू क्या है, म्यू आर का वैल्यू 1 है, और म्यू डी का वैल्यू √2 है। तो साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, π/4। मतलब जब आप 45 डिग्री से थोड़ा सा ही बड़ा एंगल पे आप करवाओगे तो टोटली इंटरनली ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब TIR का बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मतलब यूज़ है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहला, अभी दीपावली का फेस्टिवल चल रहा है, तो हम डायमंड की बात करते हैं, गर्ल्स को बहुत डायमंड पसंद होते हैं। ठीक है, तो डायमंड की बात करते हैं कि डायमंड जो है ग्लिटर क्यों करता है। ठीक है, देखिए डायमंड ग्लिटर क्यों करता है, क्योंकि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.5 के अप्रोक्सीमेटली होता है, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24.4 डिग्री के आसपास होता है। डिफरेंट बुक में डिफरेंट वैरी करेगा, मैं अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूँ। तो इसमें लाइट रे इंटर करता है, और क्या करता है कि बहुत सारा TIR होता है। तो एक बार लाइट इंटर किया तो वो पूरी तरह क्या कर रहा है कि अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से डायमंड क्या करता है, ग्लिटर करता है। तो यहाँ TIR का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। जैसे आपको मैं और बता दूं कि जैसे आपने सुना होगा कि यार जैसे बहुत सारे कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड, जैसे आप जियो का भी इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे, या वोडाफोन का इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे, या सपोज़ करो जो आपके लोकल एरिया में जो केबल आता होगा, तो वहाँ का जो इंजीनियर होता होगा वो बोलता होगा सर ये जो हम लोग का केबल है बहुत अच्छा है, जियो फाइबर केबल है एग्जाम्पल। तो केबल के अंदर भी क्या होता है कि TIR का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको मैं यहाँ डायग्राम के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ डायग्राम मैंने इसलिए बना रखा है ताकि आपको जो है हम लोग ज़्यादा आपको दिखा पाएँ क्लियर वे में, कॉन्सेप्ट क्लियर वे में मैं आपको समझा पाऊँ। देखो ये जो वायर होता है, इस वायर में 2 सेक्शन होते हैं। एक जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं कोर। सपोज करो ये आपका वायर है,
तो इस वायर के अंदर 2 सेक्शन है, ठीक है ना। तो ये एक जो अंदर वाला सेक्शन उसको बोलते हैं कोर, और बाहर वाला सेक्शन है उसको बोलते हैं क्लैडिंग। तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। आईआईटी में 2-3 बार एक क्वेश्चन आ चुका है इसी पे बेस्ड, और मेंस में भी और एम्स में भी आ चुका है, मैं आपको फर्दर दिखा दूंगा। तो ये कोई भी वेव या कोई भी लाइट रे इंटर करेगा, हम यहाँ वेव की बात करेंगे वेव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो यहाँ वेव इंटर करेगा तो यहाँ क्या हो रहा है कि टीआईआर हो रहा है। अब टीआईआर का होने का रीज़न क्या होता है कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो ये क्या कर रहा है टीआईआर, मतलब हम ऐसे वेव यहाँ इंटर करता है कि क्रिटिकल एंगल पे इंटर करेगा तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब यहाँ जो पर्टिकुलर एंगल होगा वो होगा साइन इनवर्स कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऊपर छोटा वाला, मतलब क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ये जो पार्टिकुलर एंगल पे अगर इंसिडेंट करवा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि बाहर फ्रीक्वेंसी नहीं जा पाएगा, एनर्जी का लॉस नहीं हो पाएगा। चलिए, तो यहाँ तक 2 एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया टीआईआर का। एक तो आपको डायमंड का समझ में आ गया होगा, और दूसरा जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में भी आया हुआ है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है मिराज के बारे में। बोले कि मिराज और लूमिंग क्या होता है सर? ठीक है, लूमी इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मिराज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैं मिराज के बारे में आपको बताता हूँ कि मान लो आप रेगिस्तान में जा रहे हो, मतलब जहाँ डिज़र्ट विज़र्ट टाइप का एरिया है, तो सऊदी वादी मान लो घूमने चले गए, तो वहाँ देखा कि कोई मतलब पेड़ का एक उल्टा इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ठीक है, और वहाँ पेड़ भी है, उसका उल्टा इन्वर्टेड इमेज आपको दिख रहा है, मतलब ग्राउंड के नीचे दिख रहा है। तो आपके दिमाग में क्या है कि अच्छा वहाँ तो पानी है, इसका मतलब इमेजिन क्या होगा, हमें इल्यूजन क्या फील हो, पानी है वहाँ। बट जब आप वहाँ पास में गए तो वहाँ पानी नहीं दिख रहा है, पानी या नहीं, तो उसका रीज़न क्या होता है? एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन इसको बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि ये सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से रे निकल रहा होगा, क्योंकि आप जब देख रहे हो इसका मतलब रे वहाँ से आ रहा होगा। तो ये रे आता है, तो देखो ये डिफरेंट एयर का लेयर है। तो नीचे वाला जो अर्थ के करीब है वो वार्म वाला लेयर है, और जो ऊपर है वो कूलर लेयर है। तो कूलर लेयर ज़्यादा डेंसर होता है और ये रेयर होता है। तो यहाँ भी टीआईआर होने की वजह से क्या होता है कि इन्वर्टेड इमेज एक टाइप का देखने को मिलता है, और यहाँ रिफ्रैक्शन टाइप का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ क्या हो रहा है कि कोई पानी नहीं है, सिर्फ ये सरफेस पे, तब भी वहाँ इमेज क्रिएट हो रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन। तो ये जो पूरा 3 फेनोमेना है, रेनबो में भी टीआईआर कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। क्रिटिकल एंगल भी मैंने आपको बता दिया कि क्रिटिकल एंगल से थोड़ा बड़ा एंगल रखोगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आपका कहते हैं टीआईआर हो जाएगा, कंप्लीट टीआईआर। तो चलो, मेरे सामने बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आईआईटी में आया हुआ है, तो मैं उसको जो है पहले प्रोसीड करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास एडवांस 2011 का। देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को मैं पहले क्यों सॉल्व करता हूँ मैं समझाता हूँ आपको। पहले एक बात समझ लो कि जहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा वहाँ रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है ना। और जब क्रिटिकल एंगल अचीव कर लेगा तो टोटली रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बट देखो जहाँ रिफ्लेक्शन होगा वहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमेशा सेम मीडियम में ही होता है। चलिए, तो एक लाइट रे है जो ग्लास मीडियम, मतलब ग्लास और एयर का इंटरफेस पे एट एंगल थीटा इंसिडेंस हो रहा है। हमेशा आईआईटी का क्वेश्चन को 2 बार आपको रीड करना है, ठीक है। चलिए, तो रिफ्लेक्टेड रे आर है और ट्रांसमिटेड रे आपका टी है। दोनों का इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया हुआ है, और थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इंटेंसिटी आपका वाई एक्सिस पे बनाया हुआ है। तो ग्राफ पता करना है। चलो, इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में क्या आएगा? देखो, इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में एक्चुअली ये आना चाहिए कि जहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा, मतलब जहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वहाँ क्या हो रहा होगा, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा होगा और आपका रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। ये बात अच्छे तरीके से पहले समझ लो कि वहाँ आपका 2 टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो पॉसिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ रे बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, और ये आपका रिफ्लेक्शन वाला रे है, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। तो ये एंगल, और ये आपको पता है ये एंगल आई होगा, तो ये भी आई होगा, ये आर है, ठीक है।
तो अभी इंसिडेंट रे दो पार्ट में, इसका जो इंटेंसिटी है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा, एक ट्रांसमिटेड रे और एक आपका रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो इंटेंसिटी वो दो पार्ट में जाएगा, मतलब 100% ना ही रिफ्रैक्शन 100% ना ही रिफ्लेक्शन। तो इंटेंसिटी 100% से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रांसमिटेड रे का इंटेंसिटी 100% नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन कैंसिल, बी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं। अब एंगल जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्रिटिकल एंगल अचीव कर लेगा तो सारा का सारा रिफ्लेक्शन में एनर्जी जाएगा, मतलब 100% जो है रिफ्लेक्शन में चला जाएगा। तो आफ्टर सम एंगल, मतलब आफ्टर अचीविंग क्रिटिकल एंगल, इंटेंसिटी 100% होना चाहिए। तो इन दोनों में एक ही ऑप्शन है जो आफ्टर सर्टेन एंगल इंटेंसिटी आपका 100% आपका रिफ्लेक्शन में जा रहा था, इसका ऑप्शन सी होगा। तो ये जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन था, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो पहला मैंने आपको ये क्वेश्चन करके बताया जिसमें कॉन्सेप्ट ये यूज़ हुआ था। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन पे आता हूँ आपके पास। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि तीन मीडियम है, एक ए बी एक्स स्लैब है, सी डी एक्स स्लैब है, बीच में एक और मीडियम है, मतलब तीन मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3। तो मुझे पता करना है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ सकते हो कि ए बी एंड सी डी आर टू स्लैब्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम बिटवीन द स्लैब विद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे दिया है √2, 2 एंड √3। पता करना है व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट क्यू, जिसके लिए आपका ये लाइट रे हमेशा आपका बीच में ही रहे, ना ये मीडियम 1 में जाए, ना ए बी में जाए, ना सी डी में जाए। तो अब जैसे आप समझो कि मान लो मैं एक रीजन बना देता हूँ, एक रीजन बना देता हूँ, इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन को तीन पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इस रीजन को तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लाइट रे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट रे मीडियम 2 से जा रहा है, बट ये मीडियम 2 में ही रिफ्लेक्ट करते रहे, मीडियम 2 में ही रिफ्लेक्ट करते रहे, ना ये मीडियम 1 में इंटर करे और ना ये मीडियम 3 में जाए। चलो ठीक है, मैंने रे डायग्राम सिंपल बनाया ताकि सिंप्लिसिटी डायग्राम दिखे। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रे डायग्राम को सिंप्लिसिटी के साथ रखना है। चलो ठीक है, तो पहले मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात करते हैं। तो मान लो मीडियम 1 और मीडियम 2 को पहले आप देखो, तो अगर यहाँ क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करेगा तो ठीक है, ये मीडियम 1 में कभी नहीं जाएगा। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में क्रिटिकल एंगल कितना होगा, साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी। तो म्यू आर बाई म्यू डी, ठीक है ना, √2/2। तो कितना हो जाएगा, 1/√2, दैट इज 45 डिग्री। मतलब मीडियम 1 और 2 के बीच में क्रिटिकल एंगल कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कितना है, 45 डिग्री है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, 45 डिग्री होगा। चलिए ठीक है, मीडियम 3 और मीडियम 2 की बात करते हैं, मीडियम 2 और मीडियम 3 की बात करते हैं। इसके बीच में क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, इसमें क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी, मतलब छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज आपका 60 डिग्री। मतलब यहाँ 60 डिग्री पे इंसिडेंट करेगा तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ TIR हो सकता है। देखो अगर ये 45 होगा तो ये 45 होगा। तो इसका मतलब हमको कौन सा एंगल लें जिस पे यहाँ भी TIR हो जाए और यहाँ भी TIR हो जाए। अभी देखो मैं 45 लूँगा तो ये 45, तो यहाँ इस पर 45 पे इंसिडेंट करेगा, क्योंकि आपको पता है अल्टरनेट एंगल क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 45 पे इंसिडेंट का तो यहाँ तो TIR हो जाएगा बट यहाँ नहीं होगा। तो 45 से ऊपर तुम जो भी एंगल लोगे वहाँ तो TIR ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। तो मैं यहाँ 45 की जगह अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री ले लूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ भी TIR हो जाएगा और यहाँ भी TIR हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है वो क्या लेना है, अपने को 60 डिग्री लेना है, ताकि ये दोनों पे TIR हो जाए। मतलब थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 डिग्री, सो डैट ये ना AB में जाएगा ना CD में जाएगा। ये भी क्वेश्चन JEE एडवांस 2005 का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 2 JEE एडवांस का तगड़ा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो IIT 2008 का, आपको आज भी पता है कि एडवांस 2008 का जो फिजिक्स का क्वेश्चन था वो अपने आप में मार्वेलस क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था
और अभी इस साल जो जे एडवांस हुआ है उसमें भी काफ़ी खतरनाक मज़ेदार क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन है IIT 2008 का कि अ लाइट बीम इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रीजन 1 टू रीजन 4, रेफर इन द फिगर। मैंने यहाँ फिगर नहीं बनाया, फिगर हम खुद बनाएंगे हम लोग। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 जो है मेंशन है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। पता करना है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा फॉर विच बीम जस्ट मिसेज एंटरिंग रीजन 4। मतलब आपके पास सपोज करो कि 4 रीजन है, ठीक है ना। यहाँ मैं बनाता हूँ ध्यान से, यहाँ मैं बनाता हूँ, चलो ठीक है। सपोज करो रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, रीजन 3 है और रीजन 4 होगा। चलिए तो यहाँ चलो मैं नॉर्मल भी एक साथ बना देता हूँ ताकि जो है वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी में दिखे। चलो ठीक है, तो ये रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, 4 रीजन है, ठीक है। और ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ है यहाँ रीजन 1 में इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। एंगल पकड़ लेते हैं, एंगल थीटा जो आपको पता करना है, और रीजन 4 में इंटर ना करे। देखो रीजन 4 में क्या हो रहा है पहले ध्यान से देखो। अब ये लाइट को देखते हैं, ये आपको पता है ये एन नॉट है, ये एन नॉट बाई 2 है, ठीक है। तो इधर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर लिखता हूँ वरना क्लमजी हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम भी मेरे को पूरा बनाना है। एन नॉट बाई 2 है, एन नॉट बाई 6 है, एन नॉट बाई 8 है, ठीक है। चलो तो ये लाइट आपको पता है कि डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलिए अवे फ्रॉम नॉर्मल थोड़ा बना देते हैं। अवे फ्रॉम नॉर्मल, गया 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 यहाँ गया, ठीक है। अवे फ्रॉम नॉर्मल, चलो ठीक है। पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि आपको मैं रे डायग्राम से ज़्यादा क्लियर दिखा सकूँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ हो गया, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगेन ये नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल कुछ और होगा यहाँ, ठीक है। अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल, अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। यहाँ कुछ क्रिटिकल एंगल होगा, मतलब यहाँ एंगल होगा। आपको ये पता है कि जब ये एंगल, जब ये वाला जो एंगल है वो आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तभी वो क्या करेगा, इस सरफेस पे ग्रेज कर जाएगा, तभी इस सरफेस पे क्या करेगा, ग्रेज कर जाएगा। मतलब यहाँ जो एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए। तो रीजन 3 और रीजन 4, अगर 4 में इंटर नहीं करना है, इसका मतलब यहाँ क्रिटिकल एंगल अचीव करना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल पहले निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी, तो म्यू आर बाई म्यू डी, ठीक है ना, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। मतलब जब मेरा एंगल साइन इनवर्स 3/4 होगा तो मेरा लाइट जो है रीजन 4 में इंटर नहीं करेगा। बट हमको एंगल थीटा निकालना है, तो मैं काम करता हूँ, ये थीटा, तो ये आपका कितना, ये आर, तो आपका ये भी आर। तो हम एक काम करते हैं, स्लेस लॉ डायरेक्टली लगा लेते हैं, ये इक्वल्स टू ये लगा लेते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल हो जाएगा। क्योंकि एन नॉट इंटू थीटा, सब देखो कैसे लगाओगे आप, एन नॉट इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई 2 इंटू साइन आर। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई 2 साइन आर इक्वल्स टू एन नॉट बाई 6 साइन आपका थीटा सी। तो डायरेक्टली मैं इसके बराबर कर देता हूँ, मेरा काम बन जाएगा। सेंस लॉ डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो एन नॉट साइन थीटा सी इक्वल्स टू एन नॉट, सॉरी थीटा सी नहीं, सॉरी थीटा, यहाँ तो थीटा लेके चल रहे हैं ना, चलिए ठीक है। तो एन नॉट साइन थीटा, एन नॉट बाई 6 साइन थीटा सी। तो साइन थीटा सी का वैल्यू कितना है आपका, 3/4 है। कितना है, 3/4 है। चलो तो ये एन नॉट कट गया और ये 2 कट गया, तो क्या साइन इनवर्स 1/8। तो ये भी क्वेश्चन एडवांस 2008 का क्वेश्चन है। तो इसमें भी काफ़ी मज़ेदार था, बच्चे को समझ में आना चाहिए कि अगर एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर इंटर ना करे लाइट रे, मतलब उस वाले इंटरफेस पे होना क्या चाहिए, उस वाले इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल पे आपका क्या होना चाहिए, इंसिडेंट करना चाहिए, तभी आपका वहाँ क्या होगा, दूसरे रीजन में इंटर नहीं करेगा और TIR अचीव कर पाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास, आपको ही पता है कि वाइट लाइट रे में 7 रे होता है। तो इसका मतलब आपको ये पता है कि डिस्पर्सन होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो डिफरेंट लाइट रे है, तो आपको पता क्रोमेटिक एब्रेशन हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये लाइट रे, वाइट लाइट रे 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है।
तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते IIT 2004 ने क्वेश्चन हम लोग को दे दिया। बोला कि एक वाइट लाइट रे है जो ग्लास से एयर में जा रहा है और ग्रीन का आपका ऑलमोस्ट ग्रेज कर रहा है, तो पता करना है कि जो इमर्जेंट रे आएगा उसमें कॉम्पोजिशन क्या होगा और जो रिफ्लेक्टेड आएगा उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो चलो हम पता करते हैं। आपको ही पता है कि वाइट के अंदर 7 लाइट रे होता है विवग्योर, ठीक है ना। चलो, तो आपको ही पता है कि डाउन जब आओगे मतलब रेड की तरफ आओगे तो आपका क्या होता है कि लेमडा का वैल्यू बढ़ता है, और लेमडा का वैल्यू बढ़ेगा तो म्यू का वैल्यू घटेगा। कॉची प्रिंसिपल, क्योंकि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1 बाई लेमडा स्क्वायर। अब कॉची प्रिंसिपल लिखोगे तो a प्लस बी बाई लेमडा का होल स्क्वायर, मतलब लेमडा बड़ा तो म्यू आपका छोटा, और म्यू छोटा इसका मतलब क्रिटिकल एंगल क्या बड़ा, क्योंकि आपको ये पता है क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल हो रहा है साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। एयर से दूसरे मीडियम मतलब मान लो वाटर से एयर जा रहे हैं या ग्लास से एयर जा रहे हैं तो साइन इनवर्स म्यू और बाई म्यू डी 1 बाई म्यू। इसका मतलब म्यू जितना ज़्यादा हो क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो सोचो ग्रीन का TIR हो रहा है ऑलमोस्ट, तो ग्रीन के लिए मान लो सपोज करो कि 45 डिग्री क्रिटिकल, लेट्स अज्यूम कर रहे हैं कि 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल हो रहा है, तो इनका तो ऑटोमेटिकली कम क्रिटिकल एंगल चाहिए, मतलब इनका ऑटोमेटिकली आपका अगर ग्रीन का TIR तो इससे कम क्रिटिकल एंगल पे ऑब्वियस सी बात है कम वैल्यू पे ही इसका TIR हो जाएगा। तो बाहर कौन जाएगा, आपका रॉय चला जाएगा, क्योंकि इनका ज़्यादा क्रिटिकल एंगल है, तो इनका ज़्यादा क्रिटिकल एंगल है तो इनको ज़्यादा एंगल चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हम एक ही रे की बात नहीं कर रहे हैं कि सर अच्छा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तभी तो सर वो वापस हमेशा TIR रहेगा, नहीं भाई, ये डिफरेंट कलर की बात कर रहे हैं। मतलब सपोज करो कि मान लो एक बच्चा है, वो क्लास में सबसे पीछे हमेशा रहता है और ऐसा बोल देगा कि उसका मार्क्स अगर आएगा तो मतलब सबका आएगा, तो अगर उसका 500 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली सबका 500 से ऊपर आएगा ना। तो ये क्रिटिकल एंगल ग्रीन का ज़्यादा है तो उससे कम वाला क्रिटिकल एंगल का तो ऑटोमेटिकली TIR हो ही रहा होगा, तो VIB का TIR हो जाएगा, मतलब अंदर जो रहेगा वो VIB रहेगा और बाहर जो रहेगा वो रॉय रहेगा। तो ये जो बाहर, क्योंकि इनके लिए कम क्रिटिकल एंगल है तो इसका मतलब ऑप्शन A। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अब मेरे सामने एक और है, एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोर और क्लैडिंग पे ही ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल एट द एयर कोर इंटरफेस, ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर का, इफ N1 एंड N2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, तो देखो सपोज करो, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये आपका, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ये कोर वाला पार्ट है और ये आपका क्लैडिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल पकड़ लो, ये लाइट रे इंटर कर रहा है, ठीक है, ये एंगल पकड़ लेते हैं, थीटा पे इंटर कर रहा है। अब लाइट रे रेयर टू डेंसर, ठीक है, रेयर टू डेंसर, वेन टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हमको ये बाहर निकलना नहीं चाहिए, ये बाहर निकलना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ क्रिटिकल एंगल अचीव करना चाहिए, मतलब ये डेंसर ये रेयर है तो यहाँ TIR कर लेगा तो काम बन जाएगा। तो ये वाला एंगल जो होगा वो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा C होगा। चलो पता करते हैं। तो यहाँ स्लेंस लॉ, इस वाले सरफेस पे स्लेंस लॉ लगा दो, इस वाले सरफेस पे जहाँ कर्सर में घुमा रहा हूँ, तो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपका कोर का दे दिया, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, ये कोर का N1 और क्लैडिंग का N2, तो N1 इंटू इसका क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा C। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा N1 आपका कॉस थीटा C। अच्छा, साइन थीटा C का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा C का वैल्यू होगा आपका N2 बाई N1, छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई बड़ा क्रिटिकल एंगल। तो कॉस थीटा C का वैल्यू आपको ही पता है, कॉस कन्वर्ट कर लो, तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका N1 स्वाहा, तो साइन इनवर्स रूट अंडर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो ये भी हमने क्वेश्चन जो है एम्स का कर लिया TIR पे। एक और क्वेश्चन जो है बहुत ही मज़ेदार है, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि सपोज करो कि मेरे पास एक ऑप्टिकल फाइबर टाइप का ही
एक वायर है, ऑप्टिकल फाइबर टाइप का ही मेरे पास एक वायर है, बट इसके अंदर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट, हम लोग कॉन्सेप्ट सेम है, मतलब इन द सेंस कि अलग टाइप का कुछ सोचने वाले हैं। चलो तो ज़्यादा ऊपर बन गया ये, ठीक है। अरे यार, चलो ये एक टाइप का वायर का ही सेक्शन है, और ये रेडियस मैंने दे दिया है, सेंटर से रेडियस मैंने दे दिया है r, और इसका जो विड्थ है वो d, थिकनेस मतलब d मैंने दे दिया है। तो मुझे पता करना है, और इसका थिकनेस d है, मुझे पता करना व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ दिस मीडियम, सो दैट कोई लाइट अगर इंटर कर जाए तो वो टोटली रिफ्लेक्ट करके ये वापस आ जाना चाहिए, दूसरे मीडियम में ना जाए, एक बार इंटर करे तो उसका फ्रीक्वेंसी लॉस ना हो। ये क्वेश्चन IIT में आया और बहुत साल पुराना क्वेश्चन है। चलो मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ से लाइट रे इंटर कर रहा है, लाइट रे इंटर कर रहा है, लाइट रे इंटर कर रहा है। तो मान लो कोई लाइट रे यहाँ ये इंटर किया, ठीक है, इंटर किया। आपको ही पता नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास कर, ओहो सॉरी, आपको ही पता है कि लाइट नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो अगर इस लाइट का TIR हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये वापस आ जाएगा, ये मतलब ये अंदर TIR करते 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 ये सीधे यहाँ निकल जाएगा। और अगर ये वाला एंगल पे TIR हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो रे होगा TIR खुद कर लेगा, ये भी कर लेगा। तो ये वाला अगर लाइट रे TIR कर ले तो ऑटोमेटिकली इसके ज़्यादा एंगल जो बना रहा होगा TIR कर ही लेगा। तो ये एंगल हम लोग को पता करना है। चलो ठीक है, तो आपको पता है कि ये R है, तो आपका ये भी R होगा, ये D होगा, सबका थिकनेस बराबर है। तो ये एंगल थीटा सी क्रिटिकल एंगल, तो साइन थीटा सी का वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये ट्रायंगल हम बना देते हैं, काम करते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं AOB। इन ट्रायंगल AOB देखो कि साइन थीटा सी का वैल्यू, मतलब साइन थीटा सी का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो R प्लस R बाई डी। अच्छा, साइन थीटा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई म्यू हो जाएगा। क्यों, आपको पता साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी, मतलब सिंपल सा, तो मतलब क्या, म्यू आर बाई म्यू डी क्रिटिकल एंगल। अब डिवाइड ऊपर नीचे कर लो तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा R प्लस डी डिवाइडेड बाई R, मतलब 1 प्लस आपका D बाई R। तो मतलब जब हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मैनेज करके रखेंगे तो मेरा फ्रीक्वेंसी लॉस नहीं होगा। तो ये पूरा TIR का डिफरेंट क्वेश्चंस था जो हम लोग को कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग निकालते हैं वैल्यू। और भी जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो TIR में मेरे साइड से इतना ही था। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच, तो उस केस में आप कभी कभी एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 भी लेकर सॉल्व कर सकते हो। वो क्वेश्चन भी होता है, बट मैंने यहाँ नहीं लिया है क्योंकि वो थोड़ा बेसिक होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो से पूरा TIR का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखो कि क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बड़ा वैल्यू होगा, मान लो किसी का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है तो 45.001 भी लोगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल पे तो जस्ट ग्रेज करेगा, उसके बाद थोड़ा सा भी बड़ा वैल्यू लेंगे तो क्या करेगा, TIR कर लेगा। तो देखो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। ज़्यादा वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग रेगुलर क्लास में बिजी है, ऑनलाइन क्लासेस में। बट आपको लगता है कि और मेरे कुछ वीडियो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में चाहिए, किसी और फैकल्टी का भी चाहिए, ऑल्दो और भी लोग अपलोड करेंगे वीडियो, बट सिंस ऐसा मैंने बताया कि रेगुलर क्लास में सारे फैकल्टीज़ बिजी हैं, आपको मेरे साइड से पर्सनली कोई सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। और अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।